गुड इवनिंग आप सभी को। स्वागत है आज के क्लास में आप सभी का। और जैसा कि आप सभी जानते हैं आज 22 दिसंबर है और 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में हम मनाते हैं। ठीक है, श्रीनिवास रामानुजन का जन्मदिन है। इसे हम राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाते हैं और इनके गणित के योगदान को भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व में सराहा गया है। इसलिए आज मैथमेटिक्स डे है और शुरुआत करते हैं हम आज की क्लास की। शुरुआत करते हैं हम आज की क्लास की। ठीक है, गुड इवनिंग आप सभी जुड़ जाइए भाई लाइव सेशन के साथ। और जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया था, जैसा कि मैंने आपको लास्ट डे मतलब कल पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको चीजें बताई थी कि नंबर सिस्टम से संबंधित जहां से मैंने गणित पढ़ाना शुरू किया था वहां पे मैंने आपको नंबर सिस्टम पर आधारित नंबर्स का क्लासिफिकेशन करना शुरू कर दिया था। नंबर्स का क्लासिफिकेशन करना शुरू कर दिया था और उसी क्लासिफिकेशन को हम आगे ले जा करके आज हम थोड़ी विस्तृत चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं अपना आज का क्लास। ठीक है, आप सभी जुड़िए और अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो आप हमें मैसेज करके दीजिए। मतलब उसमें नीचे चैट बॉक्स है, उस चैट बॉक्स में आप मैसेज कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि संख्याओं को किस प्रकार से बांटते हैं और संख्याओं के क्लासिफिकेशन से संबंधित चीजें हमने आपसे स्टार्ट की थी। और मैंने कहा था कि जब संख्याओं को बांटना प्रारंभ करते हैं, नंबर्स को बांटना प्रारंभ करते हैं, तो संख्याओं को मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं। यही दो चीजें हुई थी। जो संख्याएं होती है ना, जो नंबर्स होते हैं, ये दो पार्ट्स में बढ़ते हैं। कौन कौन से बेसिक दो पार्ट्स हैं? सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि प्राकृतिक संख्या। देखो, यही चीज मैंने कल बताई थी, एक बार मैं पुनः रिवाइज कर देता हूं। मैंने आपको बोला था कि प्राकृतिक संख्या, जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, सबसे पहले मैंने कहा था कि प्राकृतिक संख्या, जिसे इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। और फिर मैंने आपसे कहा था कि पूर्ण संख्या जिसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? होल नंबर। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्याएं और होल नंबर से संबंधित हमने चीजें आपको बताई थी। ठीक है, और प्राकृतिक संख्याओं को जब हम आपको पढ़ा रहे थे तो मैंने आपसे कहा था कि 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनाइट। ठीक है, एक से लेकर अनंत तक की जितनी भी संख्याएं होती हैं, एक से लेकर अनंत तक की जितनी भी संख्याएं होती हैं, इन सभी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। 1 टू इन्फिनाइट जितनी भी संख्याएं होती हैं, सभी संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं। और मैंने पूर्ण संख्याओं को आपको बताया था कि अगर इनमें हम जीरो को भी बेटा शामिल करते हैं, 0 1 2 3 और डॉट 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 डॉट, देखिए क्या? इन्फिनाइट। अगर इसमें हम जीरो को भी शामिल कर देते हैं तो ये जो संख्याएं कहलाती हैं, ये क्या कहलाती हैं? ये संख्याएं हमारी होल नंबर कहलाती हैं, अर्थात ये संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। तो देखिए क्या, मैंने आपको प्राकृतिक संख्या बताई थी, मैंने आपको पूर्ण संख्या डिफाइन की थी। तो प्राकृतिक संख्याओं से संबंधित जब मैंने चीजें आपको बताई थी तो मैंने कहा था कि ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। मतलब एक से शुरू होकर अनंत तक जाने वाली सभी संख्याएं जो होती हैं वो क्या कहलाती हैं? ये कहलाती है हमारी प्राकृतिक संख्याएं। अगर प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को भी शामिल कर दें, मतलब जीरो से लेकर अनंत तक लेकर के जाए, तो यही संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, क्या? होल नंबर्स कहलाते हैं। यही संख्याएं होल नंबर्स कहलाते हैं। प्लीज म्यूट योर सेल्फ। मधुर म्यूट कर लो। हाँ ठीक है, म्यूट कर लो भाई। ठीक है, सभी लोग अपने आप को म्यूट कर लीजिए, ताकि अगर आप म्यूट कर लेंगे तो मेरा वॉइस क्वालिटी आप सभी तक बहुत अच्छा जाएगा। और अगर आप म्यूट नहीं करेंगे तो वॉइस क्वालिटी जो है वो कम रह जाएगा। ठीक है, वो अच्छे से नहीं पहुंच पाएगा। क्लियर हो गई बात? देख लीजिए, तो हमने कहा प्राकृतिक संख्या को हमने डिफाइन कर दिया और पूर्ण संख्या को हमने डिफाइन कर दिया। और मैंने कल भी आपसे कहा था कि संख्याओं को बांटने का एक निश्चित क्रम है, उसी क्रम पर हम चीजों को क्या करते हैं? बांटते हैं। तो संख्याओं को बांटने की कड़ी में हम संख्याओं को बेसिकली दो प्रकार से बांटते हैं, प्राकृतिक संख्या और क्या? पूर्ण संख्या। तो आप समझ गए प्राकृतिक संख्या क्या होती है और पूर्ण संख्या क्या होती है। आप सभी हमें सुन पा रहे हैं, आप सभी को समझ में आ गया कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है और पूर्ण संख्या क्या होती है। तो देखिएगा, यहीं से एक बहुत छोटा सा प्रश्न बनता है। मैंने आपसे कहा कि पूर्ण संख्या क्या होती है, तो आपने कहा कि जीरो से शुरू होकर अनंत तक जाने वाली सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जीरो से शुरू होकर अनंत तक जाने वाली सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं।
ये आप सभी ने समझा। अगर जीरो से स्टार्ट होकर अनंत तक की संख्याएं जाती हैं तो ये संख्याएं कौन सी हैं? होल नंबर से ये संख्याएं पूर्ण संख्याएं। तो हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, हम आपसे प्रश्न पूछते हैं जिसका आप उत्तर करिए कि आखिर पूर्ण संख्याएं अगर जीरो से लेकर अनंत तक की होती हैं तो हम चार संख्याओं का एक पेयर लिख देते हैं, मतलब हम चार संख्याएं आपके ऑप्शन के तौर पर लिख देते हैं। जैसे मैंने कहा बेटा 5 हो गया, 6 हो गया, और फिर 8 हो गया, और 16 हो गया। 5 6 8 और 16, 5 6 8 और क्या 16। हम कहते हैं में, ठीक है, 5 6 8 और 16 में पूर्ण संख्या कौन सी है? ध्यान से समझ लीजिएगा, पूर्ण संख्या ठीक है कौन सी है? ध्यान से समझ लीजिए। हमने कहा आपसे कि 5 6 8 और 16, ये हमने चार नंबर आपके लिए लिख दिए। हम कहते हैं इसमें से बता दीजिए कि पूर्ण संख्या कौन सी है। कौन आंसर करेगा भाई? कौन उत्तर करेगा? कोई आंसर करेगा क्या? 5 6 8 और 16, इनमें बता दीजिए कि पूर्ण संख्या कौन सी है। इनमें बताइए कि पूर्ण संख्या कौन सी है। कोई आंसर करेगा क्या? ठीक है, तो इस आधार पर अगर हम आपसे कहें कि इनमें से पूर्ण संख्या कौन सी है, तो आप तुरंत ये कह सकते हैं सर जीरो से लेकर अनंत के बीच में 5 भी आता है, 6 भी आता है, 8 भी आता है, और क्या 16 भी आता है। ये सारे के सारे नंबर जीरो से लेकर 5 अनंत के बीच में आते हैं। और अगर जीरो से लेकर अनंत के बीच में सभी के सभी नंबर आते हैं, ये सभी नंबर्स आते हैं, तो ये सभी पूर्ण होने चाहिए। तो ये क्या होने चाहिए? सभी पूर्ण होने चाहिए। बल्कि नहीं, आप देखिएगा जो लिखा होगा ये इस प्रकार से लिखा होगा कि इनमें से कौन सी संख्या पूर्ण संख्या है। इनमें से कौन सी संख्या पूर्ण संख्या है? इंग्लिश में लिखा होगा विच ऑफ द फॉलोइंग which of the following is a परफेक्ट नंबर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए परफेक्ट नंबर। इनमें से कौन सी संख्या परफेक्ट नंबर है? क्लियर हो गया? इनमें से कौन सी संख्या क्या है? हमारी परफेक्ट नंबर है। ठीक है, इनमें से कौन सी संख्या परफेक्ट नंबर है? तो देखो हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार से हम निकालते क्या है, परफेक्ट नंबर निकालते हैं। परफेक्ट नंबर हम किस प्रकार से निकालते हैं, जिसे हिंदी में हम पूर्ण संख्या ही कहते हैं, जिसे हिंदी में हम पूर्ण संख्या ही कहते हैं। और हम निकालते हैं कि आखिर परफेक्ट नंबर किस प्रकार से निकालते हैं, उसका यूज कैसे करते हैं। तो देखिए, जब किसी भी संख्या को परफेक्ट रूप में देखना हो, मतलब हमें परफेक्ट संख्या निकालनी होती है, तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले जो दी गई संख्या होती है ना, उसके मैक्सिमम गुणनखंड लिख लेते हैं, उसके अधिकतम गुणनखंड लिख लेते हैं। तो देखिए, 5 के अधिकतम गुणनखंड कौन कौन से हो सकते हैं? 1 हो सकता है, और बेटा क्या हो सकता है? 5 हो सकता है। 5 के जो अधिकतम गुणनखंड हो सकते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं? 5 1 से कट सकता है और 5 से कट सकता है। 6 के जो अधिकतम बेटा गुणनखंड हो सकते हैं वो 1 से कट सकता है, 2 से कट सकता है, 3 से कट सकता है, और 6 खुद 6 से कट सकता है। 1 से कट सकता है, 2 से कट सकता है, 3 से कट सकता है, और 6 खुद 6 से कट सकता है। 8 के मैक्सिमम फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? 1 से कट सकता है, 2 से कट सकता है, 4 से कट सकता है बेटा, और खुद 8 8 से कट सकता है। किससे कट सकता है? खुद 8 8 से कट सकता है। 16 के अधिकतम गुणनखंड क्या हो सकते हैं? 16 किन किन नंबरों से कट सकता है? 1 से, 2 से, 4 से, 8 से, और बेटा बता दो किससे? 16 से। क्लियर हो गया? तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले देखते हैं कि जो भी नंबर्स दिए होते हैं, जैसे 5 6 8 और 16, जो भी नंबर्स दिए होते हैं, इन सभी नंबर्स के अधिकतम गुणनखंड निकालते हैं। इन सभी नंबर के हम क्या करते हैं? इन सभी नंबर्स के हम मैक्सिमम गुणनखंड निकालते हैं। ठीक है, इन सभी के मैक्सिमम गुणनखंड हम निकालते हैं। क्लियर हो गया ना? ठीक है, इन सभी नंबर्स के मैक्सिमम गुणनखंड निकालते हैं। फिर देखिएगा क्या, अगर हम आपसे कहें, फिर एक दूसरा स्टेप है कि इन सभी के लास्ट फैक्टर को बेटा काट देते हैं।
इन सभी के लास्ट फैक्टर को क्या करते हैं, काट देते हैं। इन सभी के लास्ट फैक्टर को क्या कर देते हैं, काट देते हैं। और जब इन सभी के लास्ट फैक्टर को ना काट देते हैं, जब इन सभी के लास्ट फैक्टर को काटते हैं, फिर जो फैक्टर बचते हैं उनको जोड़ते हैं, और जिनका योगफल मतलब सम वही संख्या आ जाता है, वही कहलाता है हमारा परफेक्ट नंबर। तो देखिए, इसके लास्ट फैक्टर को बेटा काटे तो कितना बचा, एक। जबकि संख्या कितनी है, जबकि संख्या कितनी है, 5 है, तो ये परफेक्ट नंबर नहीं होगा। ठीक है, देखो इस 6 को काट दिए बेटा, गुणनखंड बचा 3 2 1, जोड़िए 3 2 5 1, बताओ कितना, 6। 3 2 5 1 बताओ कितना, 6। अर्थात देखो क्या, यही बेटा परफेक्ट नंबर होगा। ठीक है, हमने कहा कि लास्ट वाले फैक्टर को काटते हैं, और लास्ट वाले फैक्टर को काटने के बाद जो फैक्टर्स बचते हैं उनको जोड़ते हैं। तो 6 काट दिए, बचा 3 2 5 1 कितना, 6। इनको जोड़ लिए, संख्या भी कितनी है बेटा, 6 है। तो अर्थात यही हमारा क्या कहलाता है, परफेक्ट नंबर कहलाता है। तो सबसे पहले इसको देखें, 8 4 12, 2 14, 1 15, जबकि है कितना, 16, गलत हो गया। 4 2 6 1 7, जबकि है कितना, 8, बेटा गलत हो गया। तो आप समझ गए कि परफेक्ट नंबर किस प्रकार से निकालते हैं। तो सबसे पहले दी हुई संख्याओं के, जो भी संख्याएं दी हैं उनके अधिकतम गुणनखंड लिख लेते हैं, और उनके अधिकतम गुणनखंड को लिखने के बाद, उनके अधिकतम गुणनखंड को लिखने के बाद उनके सभी अंतिम गुणनखंडों को काट देते हैं। तो सभी अंतिम गुणनखंडों को क्या कर दिए, काट दिए। और जैसे ही सभी अंतिम गुणनखंडों को काटते हैं ना, इसके बाद जो शेष गुणनखंड बचते हैं उनको क्या करते हैं, आपस में हम जोड़ लेते हैं, और जिनका योगफल पुनः वही संख्या आ जाती है, वही नंबर हमारा क्या कहलाता है, परफेक्ट नंबर कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल 5 काटे तो 1 बचा, बेटा नंबर है 5, तो नहीं होगा। 6 काटे तो 3 2 5 1 6, अर्थात यही होगा। 4 2 6 1 7, जबकि संख्या 8 थी, ये परफेक्ट नंबर नहीं होगा। 8 4 12, 2 14 1 15, जबकि संख्या 16 थी, ये भी परफेक्ट नंबर नहीं होगा। तो आप समझ गए कि किस प्रकार से परफेक्ट नंबर निकालते हैं हम किस प्रकार से परफेक्ट नंबर निकालते हैं, आप सभी समझ गए होंगे। क्लियर हो गया आप सभी को, आप सभी को क्लियर हो गया कि किस प्रकार से परफेक्ट नंबर निकालते हैं। सोनाली क्लियर है, और भी सब लोग एक बार हाईएस्ट करके बता देंगे, क्लियर है, ठीक है, समझ गए ना बात। बोलो परफेक्ट नंबर किस प्रकार से निकालते हैं। तो क्या हो गया, ये हो गया बेटा हमारा, ये हो गया हमारा नंबर्स के क्लासिफिकेशन से संबंधित एक छोटा सा प्रश्न हो गया, जिसमें हम हिंदी में यही लिख करके देगा कि कौन सी पूर्ण संख्या है, जबकि अंग्रेजी में क्या लिख करके देगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए परफेक्ट नंबर, मतलब कौन सी परफेक्ट संख्या है। अच्छा, अब हम नंबर्स के क्लासिफिकेशन को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अब हम नंबर्स के क्लासिफिकेशन को बेटा थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, और आशा करते हैं आप सभी चीजों को समझ रहे होंगे धीरे धीरे। और जब रिदम में आ जाएंगे आप सभी, थोड़ा जब आप सब रिदम में आ जाएंगे, तो यकीन मानिए मैथ्स जो है ना वो बड़ी आसान लगने लगेगी। आप बिल्कुल भी उस चीज के लिए परेशान नहीं होंगे कि चीजें समझ में नहीं आएंगी, एक एक पॉइंट समझ में आएगा। बशर्ते आप डेली का डेली काम कर लीजिएगा, इतनी बस हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे, आप डेली का डेली काम कर लीजिएगा, आपको एक एक पॉइंट समझ में आना है। ठीक है, देखिए अब हम नंबर्स के क्लासिफिकेशन को थोड़ा बेटा आगे और लेके जाते हैं, थोड़ा हम और आगे लेकर के जाते हैं, और उस नंबर के क्लासिफिकेशन में हम आपसे कहते हैं, उस नंबर के क्लासिफिकेशन में हम कहते हैं कि संख्याओं को जो बांटने का क्रम है ना, उसमें क्या है, एक संख्या हम क्या बांटते हैं, सम संख्या। ठीक है, जब संख्याओं को ही हम बांट रहे हैं, एक बार क्लासिफिकेशन बोले हैं सम संख्याएं, इंग्लिश में बोले तो इवन नंबर्स, इंग्लिश में बोले तो क्या, इवन नंबर्स बोलते हैं। सम संख्याएं बोलते हैं जिन्हें इंग्लिश में हम इवन नंबर्स बोलते हैं। और जब हम सम संख्याओं की बात करते हैं ना, तो हम कहते हैं ऐसी संख्याएं जो किसी से कट जाएं, जो 2 से विभाजित हो जाएं, क्या कहलाती हैं, सम संख्याएं कहलाती हैं। क्लियर हो गया बात, ठीक है। तो ऐसी संख्याएं जो क्या कट जाएं, सम संख्याएं कौन सी संख्याएं होंगी भाई, जो 2 से क्या हो जाएंगी, 2 से विभाजित, डिविजिबल बाई बताओ कितना, 2 हो जाएंगी, 2 से विभाजित। और अगर कोई संख्याएं किससे विभाजित हो जाती हैं, 2 से डिवाइड हो जाती हैं, तो वो संख्याएं क्या कहलाती हैं, सम संख्याएं कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, 2 हो गया, 4 हो गया बेटा, 6 हो गया, 8 हो गया, और 10 हो गया, ऐसे ही 12, और ऐसे ही डॉट 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 अनंत तक लेके जा सकते हो। आप कह सकते हो क्या कि ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाएंगी, और अगर 2 से विभाजित होंगी तो वो संख्याएं क्या कहलाएंगी, सम संख्याएं कहलाएंगी बेटा, इवन नंबर्स कहलाते हैं वो
तो फॉर एग्जाम्पल के लिए 2, 4, 6, 8, 10 और बता दो कितना 12। ये संख्याएं कौन सी संख्याएं हैं? सम संख्याएं हैं। ये नंबर्स कौन से हैं? इवन नंबर्स हैं। क्लियर हो गया? अगर ये इवन नंबर्स हैं, अगर ये इवन नंबर्स हैं, क्लियर, तो दूसरा देखो इसका क्लासिफिकेशन हम क्या करते हैं? सम के बाद बेटा हम क्या कहते हैं? विषम संख्याएं। सम के बाद हम आपसे कहते हैं कि संख्याएं कौन कैसी हैं? विषम संख्याएं हैं, जिन्हें इंग्लिश में हम कहते हैं ऑड नंबर्स। ठीक है, जिन्हें हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? जिन्हें हम इंग्लिश में कहते हैं ऑड नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, विषम संख्याएं बोलते हैं जिन्हें इंग्लिश में हम ऑड नंबर्स बोलते हैं। और बेटा जब विषम संख्याओं का हम जिक्र करते हैं ना, जब हम विषम संख्याओं का जिक्र करते हैं तो हम कहते हैं ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो। ठीक है, तो हम विषम संख्याओं को कैसे क्लासिफाई करेंगे? जो, ठीक है बेटा, जो 2 से विभाजित ना हो। ठीक है, ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो, और अगर बेटा 2 से विभाजित नहीं होती तो वो संख्याएं कौन सी कहलाती हैं? विषम संख्याएं कहलाती हैं। ऑड नंबर्स कहलाते हैं, वो विषम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, वो विषम संख्याएं कहलाती है। क्लियर हो गया? अब देखो 2 से जो विभाजित नहीं होंगी तो पहली विषम संख्या 1 होती है, फिर 3 हो गई, फिर 5 हो गई, फिर 7 हो गया, फिर 9 हो गया बेटा, फिर 11 हो गया, और ऐसे ही डॉट 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 क्या आगे चला जाता है। क्लियर हो गई बात? देखिए, ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती, और अगर 2 से विभाजित नहीं होती तो वो संख्याएं कैसी कहलाती हैं? विषम संख्याएं कहलाती हैं। और सबसे पहले विषम संख्या कौन सी होती है? 1, फिर बेटा 3, फिर कौन सी होती है? 5, फिर 7, फिर 9, और ऐसे ही डॉट 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 करके क्या आगे चली जाती हैं। संख्याएं कौन सी कहलाती हैं? विषम संख्याएं कहलाती हैं। ये संख्याएं कैसी कहलाती हैं? विषम संख्याएं कहलाती है। क्लियर हो गया? अच्छा, विषम संख्याओं को और सम संख्याओं की जब हम कंपेयर करते हैं, हम कहते हैं कि ये सम संख्याएं हो गई और ये विषम संख्याएं हो गई। अब इनमें देख लो कि एक बेसिक डिफरेंस क्या है, कि बेसिक समानता क्या है, तो आप तुरंत ये चीज बोल देते हैं कि देखो 2 के बाद बेटा 4, और 4 के बाद 6, और 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, और 10 के बाद 12। मतलब सम संख्याओं में भी बेटा जो अंतर होता है ना, सम संख्याओं में, ध्यान से समझिए, सम संख्याओं में भी जो अंतर होता है वो कितने का होता है? 2 का। सम संख्याओं में बेटा जो अंतर होता है वो बता दो कितना होता है? 2 का होता है। मधुर आवाज आ रही है, देख पा रहे हैं आप हमें? सम संख्याओं में बेटा अंतर कितना होता है? 2, 4, 6, 8, 10, 12, अंतर कितना होता है? 2 का। और विषम में भी आप देख लीजिए, 1 से बढ़कर 3, और 3 से बढ़कर 5, और 5 से बढ़कर 7, 7 से 9, और 9 से 11। बेटा इसमें भी जो अंतर होता है ना, इसमें भी जो अंतर होता है ना, वो भी कितना होता है? 2 का होता है। ठीक है, तो सम संख्याओं में भी अंतर कितने का होता है? 2 का होता है, डिफरेंस 2 का होता है। और विषम संख्याओं में भी डिफरेंस बता दीजिए कितने का होता है? 2 का डिफरेंस होता है। क्लियर हो गई बात? सम संख्याओं में भी अंतर 2 का, और विषम संख्याओं में भी बेटा क्या अंतर किसका होता है? 2 का अंतर होता है। आप सभी हमें सुन पा रहे हैं? आवाज आ रही कि नहीं? सोनाली आवाज आ रही है? एक बार कमेंट करके बताइए भाई। ऐसा तो नहीं कि हम पढ़ाते जा रहे हैं और वॉइस नहीं आ रही है। आ रही आवाज? ठीक है, क्लियर। तो ये चीज क्लियर हो गई बेटा, सम संख्याएं और विषम संख्याएं क्लियर हो गई। सम और विषम, आपने क्या समानता देखी कि सम जो 2 से विभाजित होगा वो क्या कहलाएगा? इवन कहलाएगा। और जो तो 2 से विभाजित नहीं होगा वो ऑड कहलाएगा, विषम कहलाएगा। जबकि दोनों में बेटा क्या समानता है कि दोनों का अंतर बेटा कितना होता है? 2 का होता है। ये इसलिए बता देते हैं कि जब हमें सम और विषम संख्याएं माननी होती हैं तो कभी ना कभी एक कंफ्यूजन की स्थिति क्रिएट रहती है कि सम में कितना डिफरेंस रखेंगे और विषम में कितना डिफरेंस रखेंगे। तो इस प्रकार की चीजें नहीं होनी चाहिए। तो आप समझ लीजिए, सम में भी 2 का ही डिफरेंस रहता है और बेटा विषम में भी क्या 2 का ही डिफरेंस रहता है। क्लियर हो गई चीज? चलो अगले क्लासिफिकेशन की तरफ हम चलते हैं कि संख्याओं का और किस प्रकार से क्लासिफिकेशन हो सकता है, उन पर भी हम बात कर लेते हैं। चलो भाई, संख्याओं का और भी क्लासिफिकेशन कैसे हो सकता है, उन पर पॉइंट टू पॉइंट हम बात कर लेते हैं। बोर्ड साफ नहीं होता है भाई, बड़ा दिक्कत लेता है, झाड़ा है ना। आप सभी इंटरनेट अच्छा रखिए, इंटरनेट अच्छा रखिए। अच्छा इंटरनेट रखेंगे तो क्लास कतई फंसेगी नहीं।
अगर आप इंटरनेट अच्छा रखेंगे तो क्लास नहीं फंसेगी, मैं गारंटी देता हूँ। एक ही समस्या हो सकती है जरूर, वो भी इंटरनेट की है। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं अगला क्लासिफिकेशन। और हम संख्याओं को जब बांटने का क्रम शुरू करते हैं तो हम संख्याओं को अगली प्रकार से जो बांटते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं, ठीक है, कि हमने सम और विषम कर लिया, फिर हम कर लेते हैं भाई अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ठीक है, इंग्लिश में कहेंगे तो प्राइम, इंग्लिश में कहेंगे तो क्या, प्राइम, ठीक है, अंग्रेजी में कहेंगे तो क्या, प्राइम नंबर बोलते हैं। ऑडियो में बेटा क्या प्रॉब्लम हो रही है, एक बार बताइए, ऑडियो की क्या प्रॉब्लम हो रही है? ऑडियो की क्या प्रॉब्लम हो रही है? सभी में ऑडियो की प्रॉब्लम है क्या? ज्योति श्रीवास्तव, सोनाली, तृप्ति, रिकनेक्ट हो रहा है बेटा, इंटरनेट की समस्या है, इंटरनेट की प्रॉब्लम है, ये समस्या इंटरनेट की है, मेरे एंड से कुछ भी नहीं है, कोई भी इशू नहीं है मेरे एंड से। ज्योति श्रीवास्तव आप सुन पा रही हैं आप हमें? आवाज आ रही है? सही, बिल्कुल क्लियर आवाज आ रही है। ओके, यू कैन हियर क्लियरली, ओके ठीक है। ये जो भी लोग डिस्कनेक्ट हो रहे हैं बार बार, इनका इंटरनेट समस्या है। चलिए हम क्लास के बाद इस पर बात कर लेंगे कि किस प्रकार से इसे सॉर्ट आउट किया जा सकता है, क्लास के बाद हम बात कर लेंगे। और म्यूट कर लीजिए अपने आप को, तृप्ति म्यूट करिए अपने आप को, जब म्यूट नहीं करेंगे तो वॉइस क्लियरिटी नहीं रहेगी। हाँ बस ऐसे रखिए, म्यूट करके रखिए अपने आप को, म्यूट करके रखिए, ठीक है। चलिए हम संख्याओं की जो बांटने का क्रम है इसमें हम एक कड़ी और बढ़ते हैं, और हमने कहा कि वो संख्या कौन सी, अभाज्य संख्या है बेटा, प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। और प्राइम नंबर की जब हम बात करते हैं ना, हम कहते हैं वह संख्या जो किसी भी संख्या से विभाजित ना हो, जो किसी भी संख्या से विभाजित ना हो, और विभाजित होने का मतलब है जो किसी भी संख्या से ना कटे, मतलब खुद के सिवाय और एक के सिवाय, मतलब जो भी संख्या होती है वो खुद से तो कटती कटती है और एक से तो सारी संख्याएं कटती हैं, मतलब जो संख्या एक और खुद के अलावा किसी और से विभाजित ना हो, किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, वो क्या कहलाती है बेटा, प्राइम नंबर कहलाती है, प्राइम नंबर हमारी कहलाती है। तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे क्या, आप लिखेंगे जो स्वयं से, जो स्वयं व एक के अतिरिक्त किसी से विभाजित ना हो, किसी से विभाजित ना हो, ठीक है, जो स्वयं व एक के अतिरिक्त किसी से विभाजित ना हो, द नंबर दैट इज ओनली डिविजिबल बाई, ठीक है, वन एंड इटसेल्फ, एक ऐसी संख्या जो खुद से कटे और एक से कटे और किसी संख्या से ना कटे, मतलब उसका कोई तीसरा गुणनखंड ना हो, कोई इसका तीसरा गुणनखंड ना हो। और अगर ऐसी संख्या होगी ना तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या बेटा कौन सी होती है, दो होती है। लीस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है, दो होता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो होती है, फिर तीन हो गया, फिर पांच हो गया, फिर सात हो गया, फिर 11 हो गया बेटा, फिर 13 हो गया, और ऐसे ही फिर 17, और ऐसे ही 19, और आगे आगे ऐसे ही डॉट 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 लिख के चले जाते हैं,
तो ये क्या कहलाती है हमारी संख्याएं, ये संख्या हमारी कहलाती हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, प्राइम नंबर्स कहलाती है। तो आप देख सकते हैं कि दो सिर्फ एक से कटता है और दो से कटता है और किसी से नहीं कटता। ठीक है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, लीस्ट प्राइम नंबर है, वो कौन सी है, दो है। आप कहेंगे सर दो सम है, दो क्या है, दो सम है। हाँ, तो हम ये भी कह सकते हैं टू इज इवन प्राइम नंबर, दो जो है वो सम अभाज्य संख्या है। दो कैसी है, सम अभाज्य संख्या है। और अगर दो सम अभाज्य संख्या है ना, तो हम इसे कह सकते हैं कि टू इज ओनली इवन प्राइम नंबर। ये जो दो है ये केवल एक ऐसी संख्या है जो सम होने के साथ साथ बेटा क्या है, अभाज्य है। दो एक से कटेगा, दो से कटेगा, तीन एक से कटेगा, तीन से कटेगा, पांच भी एक और पांच, एक और सात, एक और 11, एक और 13 से कटेगा, 17 और एक से कटेगा, एक और 19 कटेगा। मतलब ऐसी संख्याएं जो खुद से कट जाएं या तो एक से कटे, तो एक से तो सभी संख्याएं कटती हैं, उसके अलावा किसी संख्या से विभाजित ना हो, वो संख्याएं क्या कहलाती हैं, वो कहलाती है हमारी प्राइम नंबर्स कहलाती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। लेकिन ध्यान से समझिएगा, जिस प्रकार से आपने देखा कि सम संख्याओं में दो का अंतर है, विषम संख्याओं में भी दो का अंतर है, इस प्रकार से आप ये नहीं कह सकते कि अभाज्य संख्याओं में क्या डिफरेंस बेटा होता है, क्योंकि अभाज्य संख्याओं के डिफरेंस का कोई रूल नहीं होता, अभाज्य संख्याओं का कोई निश्चित क्रम नहीं होता। ऐसा नहीं है कि दो दो के बाद आएंगे, तीन तीन के बाद आएंगे, ऐसा नहीं है। अभाज्य का कोई रूल ही नहीं होता, अभाज्य का कोई एक निश्चित रूल नहीं होता। क्लियर हो गई बात, ये तो अभाज्य हो गई। अब बेटा हम भाज्य की तरफ जाते हैं। ठीक है, इसे भाज्य संख्या बोलते हैं, क्या होता है। ठीक है, तो अभाज्य तो किसी से नहीं कटेगी भाई। हम आपसे बात करें कि अभाज्य संख्या क्या है, तो आपका एक उत्तर, बेहतरीन उत्तर होना चाहिए कि सर ऐसी संख्या जो किसी से ना कटे। ऐसी संख्या बेटा क्या, जो किसी से ना कटे, और जो किसी से ना कटेगी वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी बेटा हमारा क्या, भाज्य संख्या, और अभाज्य संख्या कहलाएगी। जो किसी से डिवाइड नहीं होगी वो क्या कहलाएगी, अभाज्य कहलाएगी। अब वो भाज्य का जैसे ही जिक्र करते हैं हम, ठीक है, भाज्य संख्या। अब हम आगे बढ़ते हैं किसकी तरफ, भाज्य संख्या की तरफ जाते हैं। भाज्य संख्या इंग्लिश में कहे तो कंपोजिट नंबर। ठीक है, अंग्रेजी में कहेंगे तो क्या बेटा, कंपोजिट नंबर की बात करते हैं। ठीक है, अंग्रेजी में कहेंगे तो क्या, कंपोजिट नंबर इसे बोलते हैं। और जैसे ही कंपोजिट नंबर हम कहते हैं, जैसे ही कंपोजिट नंबर कहते हैं भाज्य संख्या, तो मैंने कहा कि वह एक ऐसी संख्या जो किसी से ना कटे, वो क्या कहलाती है बेटा, अभाज्य कहलाती है। तो भाज्य को किस प्रकार से क्लासिफाई करेंगे, भाज्य को किस प्रकार से लिखेंगे, तो कंपोजिट नंबर का जब जिक्र करते हैं तो आखिर कंपोजिट नंबर क्या है, तो आप भी कहेंगे जो संख्याएं सब कटती जाती है, जो संख्याएं कटती जाती है। कौन कौन सी संख्याएं कट जाती हैं, जैसे हमने सर लिखा चार, देखिए भाई हमने कैसे लिखा, हमने कहा चार, सर देखिए दो से कटती है, चार से भी कटती है, एक से भी कटती है। हमने कहा देखो जैसे कितना, छह लिखा, छह किससे कटता है भाई, एक से कटता है, दो से कटता है, तीन से कटता है, बिल्कुल कटता है, और छह से कटता है। तो छह बोलो क्या, छह से कटा, एक से कटा, दो से कटा, तीन से कटा, चार से कटा, तीन से कटा, और किससे बेटा कटा, छह से कटा। समझ में आ गई बात। तो देखो छह किससे कटेगा, एक से, दो से, तीन से और चार से, छह से। तो अगर हम बात करें आपसे, अगर हम आपसे बात करें कि भाज्य संख्या क्या होती है, तो मैंने अभी आपको अभाज्य बताया था। हमने कहा जो खुद के सिवाय, खुद के सिवाय और एक के सिवाय किसी और से ना कटे, वो क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर कहलाता है। क्लियर। अब देखिए, अब अगर हम भाज्य संख्याओं का जिक्र करते हैं तो हम कहते हैं वह संख्या, देखिए ध्यान से देख लीजिएगा, वह संख्या, ठीक है, जिसके जिसके कम से कम, लिख लीजिए, कम से कम तीन गुणनखंड अवश्य हो। एक ऐसी संख्या, ठीक है, जिसके कम से कम तीन गुणनखंड अवश्य हो। एक ऐसी संख्या जिनके तीन गुणनखंड अवश्य हो, क्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है, कंपोजिट नंबर कहलाती है। क्या कहलाएगी भाई, भाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, एक ऐसी संख्या, एक ऐसी संख्या जिसके कम से कम, जिसके कम से कम क्या हो, जिसके कम से कम, जिसके कम से कम तीन गुणनखंड अवश्य हो। तीन से ज्यादा होंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई बात नहीं है, लेकिन कम से कम तीन जरूर हो।
जैसे हम कहते हैं बेटा क्या 4 लिखा हमने, हम कहते हैं कि 4 भाज्य है, तो आप कहते हो भाई कैसे सर? देखिए 4 के कौन कौन से गुणनखंड है? एक गुणनखंड है, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, और बताओ किससे? 4 से कटेगा। तो देखो 3 तो गुणनखंड हो गए इसके, 1 से कटा, 2 से कटा और 4 से कटा। क्लियर? तो ऐसी संख्या जैसे हमने 6 लिखा बेटा, तो देखो कितना, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, और खुद किससे कटेगा बेटा? 6 से कटेगा। क्लियर? 1 2 3 6, तो देखो कितने गुणनखंड हो गए? 2 और 2 4 गुणनखंड हो गए। मतलब ऐसी संख्या, जैसे हमने क्या लिखा? हमने लिखा बेटा 20 लिखा, तो देखो 20 किससे कटेगा? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, फिर किससे? 5 से कटेगा, 10 से कटेगा, और बेटा किससे कटेगा? 20 से कटेगा। समझ में बात आ गई आप सभी को? हम कह सकते, देखो क्या है कि ऐसी कोई भी संख्या, देखिए भाज्य संख्या की डेफिनेशन क्या होती है कंपोजिट नंबर की? ऐसी कोई भी संख्या जिसके कम से कम 3 गुणनखंड अवश्य हो, और अगर ऐसी संख्या जिसके 3 गुणनखंड अवश्य होंगे, वो क्या कहलाएगी? वो हमारी कहलाएगी बेटा क्या? वो हमारी भाज्य संख्या कहलाती है। क्या? कंपोजिट नंबर कहलाता है। क्लियर हो गई आप सभी को बात? ऐसी संख्या जिसके कम से कम बेटा क्या? 3 गुणनखंड अवश्य होंगे, और ऐसी संख्या जिसके 3 गुणनखंड अवश्य होंगे, वो क्या कहलाएगी? कंपोजिट नंबर कहलाएगी, अर्थात क्या? भाज्य संख्या कहलाएगी। और अभाज्य आप पढ़ चुके हो, जिसमें मैंने आपको बताया कि ऐसी संख्या जो एक के सिवाय और खुद के सिवाय किसी से नहीं कटती, वो संख्या क्या कहलाती है? वो संख्या कहलाती है हमारी क्या? वो संख्या कहलाती है अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर कहलाती है। क्लियर होगी बात? तो बेटा क्या हो गया? भाज्य संख्या भी हो गई। इसके बाद हम नंबर्स का जब क्लासिफिकेशन करना शुरू करते हैं, इसके बाद जब हम नंबर का क्लासिफिकेशन करेंगे, संख्याओं का क्लासिफिकेशन, तो हम लिखते क्या है बेटा? हम लिखते हैं सह अभाज्य संख्या। इसके बाद जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं, तो हम लिखते हैं सह अभाज्य संख्या। हेडिंग लगा लो एक बार, सह अभाज्य संख्या। इसके बाद जब हम क्लासिफाई करते हैं, इसके बाद जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं, तो हम लिखते हैं सा अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर जिसे बोलते हैं। ठीक है? इसके बाद क्या लिखते हैं? इसके बाद अगला नंबर का क्लासिफिकेशन है सह अभाज्य संख्या, इंग्लिश में कहेंगे तो को प्राइम नंबर। ठीक है? इंग्लिश में कहेंगे बेटा तो क्या? को प्राइम नंबर बोलते हैं इसे। सा अभाज्य संख्या की हम बात करते हैं, और इंग्लिश में कहेंगे तो क्या? को प्राइम नंबर की बात करेंगे। हम कहते हैं, अभी आप प्राइम नंबर पढ़ चुके हो, अभी आप प्राइम नंबर पढ़ चुके हो, और प्राइम नंबर किसे कहते हैं? कि ऐसी संख्या जो खुद के सिवाय और एक के सिवाय किसी से भी ना कटे, वो बेटा क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी हमारी प्राइम नंबर कहलाती है। वो हमारी क्या कहलाती है? प्राइम नंबर कहलाती है। वो प्राइम संख्या होती है। अब देखो क्या, कि जब हम स्टार्ट करेंगे प्राइम संख्या को, तो अब अगला हमारा पार्ट क्या था? को प्राइम, अर्थात सह अभाज्य संख्या क्या होती है? को प्राइम नंबर क्या होता है? तो को प्राइम को भी इस प्रकार से डिवाइड करते हैं, इस प्रकार से बांटते हैं। हम कहते हैं कि ऐसी संख्याएं, ऐसी दो संख्याएं जिनके मध्य कुछ भी कॉमन ना हो, ऐसी दो संख्याएं जिनके मध्य कुछ भी कॉमन ना हो, और अगर कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो एक कॉमन अवश्य होगा। ऐसी संख्याएं जिनके मध्य कुछ भी कॉमन ना हो, तो वो संख्याएं क्या कहलाती हैं बेटा? को प्राइम नंबर कहलाती है, सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और ये हम ऐसे बोलते हैं कि जिनके मध्य, जैसे फॉर एग्जांपल हमने बेटा कहा, हमने कहा 5 और क्या? 7। देखिए 5 और 7 ऐसी दो संख्याएं जिनके मध्य कुछ भी कॉमन नहीं है। तो 5 और 7 के बीच देखो क्या कुछ कॉमन है? क्या नहीं कॉमन है? तो ये क्या कहलाएंगे? ये को प्राइम नंबर कहलाएंगे। अच्छा, कुछ कॉमन नहीं होगा तो एक तो दोनों में कॉमन है, एक तो सब में कॉमन होता है, एक तो सब में कॉमन होता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसी दो संख्याएं जिनका मासा एक हो, अर्थात एचसीएफ एक हो, अर्थात एचसीएफ एक हो, तो हम क्या कर सकते हैं भाई? हम कह सकते हैं ऐसी ऐसी दो संख्याएं, ऐसी दो संख्याएं जिनका मासा, इंग्लिश में बोले तो क्या? एचसीएफ क्या हो? एक हो। ऐसी दो संख्याएं जिनका एचसीएफ एक हो, एचसीएफ एक हो मतलब मासा एक हो। और या दूसरे शब्दों में कहें कि जिनके मध्य कुछ भी कॉमन ना हो, जिनके मध्य कुछ भी उभयनिष्ठ ना हो। और अगर आप दूसरी परिभाषा देखना चाहते हो इसकी और करके,
दूसरी परिभाषा, तो आप कैसे ऐसे कह सकते हो कि ऐसी दो संख्याएं ऐसी दो संख्याएं जिनके मध्य कुछ भी कॉमन मतलब उभयनिष्ठ ना हो, जिनके मध्य कुछ भी उभयनिष्ठ ना हो, और ऐसी कोई अगर दो संख्याएं जिनके मध्य कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं होगा, वो क्या कहलाएगी? सह-अभाज्य संख्याएं कहलाएगी, मृत्यु से वो को-प्राइम नंबर्स कहलाती है। आप सभी को बात समझ में आ गई? एक बार यस करके बता दीजिए अगर आप सभी बात को मेरी समझ गए। तो ये क्या हो गया? ये को प्राइम नंबर का बेटा क्या हो गया? कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, को प्राइम नंबर का क्या हो गया? कॉन्सेप्ट हो गया। अब हम आगे फिर से बढ़ते हैं, जब हम आगे फिर बढ़ते हैं नंबर्स के क्लासिफिकेशन को लेकर के, हम आगे की सीरीज शुरू करते हैं, मतलब आगे बढ़ना फिर प्रारंभ करते हैं। तो संख्याओं का एक क्रम शुरू होता है जिन्हें हम बेटा कहते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। ठीक है, हेडिंग लगा लीजिए बेटा, परिमेय संख्या। ठीक है, हम क्लैरिफाई आपको एक एक पॉइंट कर देंगे, और जो कि आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है। यस, ये वर्डवार नाम से कौन है भाई? पहले बताओ हमको, ये वर्डवार नाम है, इस व्यक्ति को हम चिन्हित करना चाहते हैं, कौन है? अपना नाम बताए पहले। वर्डवार शिवम श्रीवास्तव। अच्छा 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 अच्छा, समझ गए समझ गए। ठीक है, अच्छा वर्डवार। अच्छा ठीक है, आवाज आ रही शिवम? आवाज आ रही? क्लियर सारी चीज आ रही? ठीक है, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। जब हम नंबर्स का अगला पड़ाव शुरू करते हैं, उसमें हम स्टार्ट करते हैं परिमेय संख्या। ठीक है, अगला जो हम स्टार्ट करेंगे उसमें हम बात करेंगे आपसे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या इंग्लिश में अगर हम कहें तो रेशनल नंबर, इंग्लिश में हम कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में हम कहते हैं क्या? रेशनल नंबर बोलते हैं। परिमेय संख्याओं को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अंग्रेजी में कहते हैं रेशनल नंबर। और देखिए, जैसे ही हम रेशनल नंबर को क्लैरिफाई करना स्टार्ट करते हैं, क्लासिफाई करना स्टार्ट करते हैं, तो एक बहुत सरल सी परिभाषा है। हम कहते क्या है? हम कहते हैं कि ऐसी संख्या जिसे अंश और हर के रूप में लिखा जा सके और हर का मान 0 ना हो। देखिए, कि ऐसी संख्या जिसे हम क्या लिख सकते हैं? अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। देखिए, क्या भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। और भिन्न क्या होती है? भिन्न में ऊपर वाला न्यूमिनेटर और नीचे बेटा क्या? डिनोमिनेटर जिसे बोलते हैं। ये न्यूमिनेटर होता है, ये डिनोमिनेटर होता है। हम कहते क्या है कि एक ऐसी संख्या जिसे अंश और हर के रूप में लिख सकते। जैसे हमने कहा 2 बाई बेटा कितना? 3। ध्यान से समझो, 2/3। तो देखो, अंश का मान 2 और हर का मान बता दो कितना? 3। ऐसी संख्या जिसे अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं और हर का मान 0 ना हो। अच्छा, 0 क्यों नहीं हो? क्योंकि किसी भी संख्या, जैसे फॉर एग्जांपल 7 है, और 7 को अगर 0 से भाग दे दोगे तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, अनंत आ जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब इतना है सिर्फ कि अगर किसी भी संख्या को 0 से हम भाग दे देते हैं, 0 से भाग दे देते हैं, तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है भाई, वो कहलाता है अनंत हो जाता है। कितना हो जाता है? इनफाइनाइट हो जाता है। इसी वजह से हम कहते हैं कि ऐसी कोई संख्या, ठीक है, जिसे मतलब ऐसी कोई संख्या जिसे अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं, भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर हर का मान 0 ना हो। ठीक है, इसे लिखना चाहो तो आप रेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या को इस प्रकार से बेटा लिख सकते हो। ठीक है, एक ऐसी संख्या, एक ऐसी संख्या, संख्या जिसे जिसे अंश बटे हर, या ऐसे कह सकते हैं ए बटे बी के रूप में लिख सके, के रूप में लिख सके, जहां जहां b इज नॉट इक्वल टू 0, जहां b का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए।
क्लियर? एक ऐसी संख्या जिसे a बटा b के रूप में क्या लिख सके, जहां b का मान क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो क्यों नहीं होना चाहिए मैं आपको बता दूं, क्योंकि अगर कोई भी मान डिनोमिनेटर का जीरो हो गया तो वो संख्या क्या हो जाती है, इनफाइनाइट हो जाती है। तो इनफाइनाइट से हमको मिलता कुछ भी नहीं है। क्लियर हो गई बात? सभी को क्लियर हो गया? तो क्या देखो, हम आपसे कहें कि आप पहचान करिए कि कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी संख्या परिमेय नहीं है। तो परिमेय संख्या क्या होगी, जिसे भिन्न के रूप में लिखा जा सकेगा और हर का मान बेटा जीरो नहीं होगा। और हर का मान जीरो नहीं हुआ, जैसे हम एग्जांपल बोले आपसे, हमने कहा देखो कितना 5/3, देखो 5/3, अंश का मान 5 और हर का मान कितना 3, तो 5/3 हर का मान जीरो नहीं है, तो क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी हमारी परिमेय संख्या। कैसी संख्या? परिमेय संख्या बेटा कहलाएगी। ठीक है, रेशनल नंबर हो गया। अगर अच्छा बताओ, ध्यान से सुनिए, आप सभी आंसर करेंगे। बताओ कि अगर मैं केवल 8 लिख दूं, मैंने केवल 8 लिखा बेटा, आप बताओ कि परिमेय है कि नहीं है? शिवम बताओ कि मैंने 8 लिखा और ये परिमेय है कि नहीं है, रेशनल है कि नहीं है? है। कैसे है देखो, बताओ है कि नहीं है? है। कैसे नहीं, कैसे? देखो 8/1 तो लिख सकते हो ना, 8/1 तो लिख सकते हो। जिसके नीचे कुछ नहीं है उसके नीचे एक तो होता ही है, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे एक तो होता ही है। और एक जब होता है तो देखो क्या अंश बटा हर हो गया, अंश बटे क्या हो गया, हर हो गया। और ये क्या हो गया बेटा हमारा, ये हमारा रेशनल नंबर हो गया, ये हमारा क्या होगा, परिमेय संख्या हो गया। तो समझ में बात आ गई आप सभी को कि जिसके नीचे कुछ नहीं है उसके डिनोमिनेटर में वन तो होता ही है, बस जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। और एक होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर हो गई बात? चलो हम बोलते हैं आपको, कुछ डिजिट्स लिख करके देते हैं और हम आपसे कहते हैं आप बताइए कि ये परिमेय है कि नहीं है। देखो जैसे हमने कहा, ध्यान से सुनना, जैसे हमने कहा कि आप बताओ कि पाई बेटा परिमेय है कि अपरिमेय है? ठीक है, पाई परिमेय है कि अपरिमेय है? सभी लोग आंसर करेंगे, ज्योति, सोनाली, तृप्ति, ठीक है, शिवम, जितने भी लोग हैं। बहुत से लोग रिकॉर्डेड क्लास देखते हैं भाई। ठीक है, बताइए भाई, अगर हम आपसे कहें पाई परिमेय है कि अपरिमेय, तो आपका एक उत्तर होगा, देखिए क्या पाई क्या है बेटा, अपरिमेय। पाई क्या होता है, अपरिमेय होता है। अच्छा बताओ शिवम, 22/7 परिमेय है कि अपरिमेय है? 22/7 परिमेय है कि अपरिमेय है? ठीक है, रेशनल है, बिल्कुल सही। ठीक है, परिमेय कैसे, अंश का मान बेटा कितना 22 और हर का मान कितना 7 है, तो ये क्या कहलाएगा हमारा, ये हमारा कहलाएगा परिमेय संख्या कहलाएगी, मतलब रेशनल कहलाएगी। और ये क्या, ये इरेशनल, ये रेशनल और ये बेटा क्या हो गया, इरेशनल। 22/7 रेशनल होता है, जबकि पाई क्या होता है, इरेशनल होता है, मतलब अपरिमेय होता है। समझ में आई आप सभी को बात? ठीक है, तो परिमेय और अपरिमेय का कॉन्सेप्ट आप समझ गए। जैसे हम लिखते बेटा क्या है, हम लिखते क्या है, √3। आप बताओ ये परिमेय है कि अपरिमेय, तो आप कहेंगे अपरिमेय, क्योंकि इसका पूरा मान नहीं निकलेगा, क्योंकि इसका पूरा मान नहीं निकलेगा, तो क्या कहलाएगा, अपरिमेय कहलाएगा, इरेशनल कहलाएगा। ठीक है, अगर हम √2 की बात करें, √2 भी बेटा क्या होता है, अपरिमेय होता है, क्या होता है, इरेशनल होता है। क्लियर? अगर हम फिर से अगर आपसे कहें, क्या आप बता दीजिए √4 जो है ना, √4 क्या परिमेय है कि अपरिमेय है? तो आप कहेंगे सर √4 का मान कितना होता है, 2। √4 का मान क्या होता है, 2 होता है। √4 का मान क्या होता है, 2। और 2/1 लिख सकते हो ना, और इसे अंश और हर के रूप में अगर लिख सकते हो, अगर अंश और हर के रूप में लिख सकते हो, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाता है हमारा क्या, परिमेय कहलाता है। तो √4 क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। √2 क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा, क्योंकि इसे पूरा पूरा रूप नहीं निकाल सकते। और √3 भी क्या हो जाएगा बेटा, अपरिमेय हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कहें √16, तो आप कहेंगे √16 को 4 लिख सकते हो, और 4/1 हो गया, 4/1। तो अंश का मान 4 और हर का मान कितना, 1, 4 और 1 हो गया। ठीक है, तो क्या हो गया, ये परिमेय और अपरिमेय का कॉन्सेप्ट आपका निकल करके आ गया। क्लियर हो गया मान? ठीक है, अपरिमेय और परिमेय हो गया। तो यहां तक था आपका नंबर्स का क्लासिफिकेशन। ठीक है, यहां तक था आपका नंबर्स का क्लासिफिकेशन। अब आपको जो चीजें तैयार करनी है और मुझे जो नंबर सिस्टम में चीजें पढ़ानी है, ठीक है, आपको जो चीजें तैयार करनी है और हमें जो पढ़ानी है, तो आपके लिए आज से ही हम एक काम शुरू कर देते हैं। आपके लिए आज से ही हम एक होमवर्क देना शुरू कर देते हैं, कि उस होमवर्क के बिना आप बहुत कुछ जल्दी नहीं कर पाओगे। अगर आप धीरे धीरे करके उस होमवर्क को कर लोगे,
कंटिन्यूअस वे में कर लोगे तो मैं आपको ऐसे और करता हूं कि एक समय ऐसा आएगा जब आप चीजों को लगातार करके कर ले जाओ। ठीक है, निश्चित तौर पे आप यकीन मान के चलिए कि आप धीरे धीरे करके, स्लोली स्लोली मतलब धीरे धीरे करके जब आगे बढ़ेंगे तो आपकी सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। बस अर्थ एक काम आप करिएगा। आज के लिए पहला होमवर्क हम आपको देना शुरू करते हैं और फिर बताते हैं हमको क्या क्या पढ़ाना है आपको। आप 1 से लेकर भाई 35 तक वर्ग याद करेंगे। ठीक है, वर्ग याद करेंगे। वर्ग बोले तो स्क्वायर। ठीक है, 1 से लेकर 35 तक के स्क्वायर याद करेंगे। आपका काम है, ठीक है, आप 1 से लेकर के ज्यादा नहीं तो 25 तक के क्यूब, बोले तो क्या घन, याद करेंगे। ठीक है, 1 से लेकर 25 तक के क्यूब अर्थात घन आप क्या करेंगे, याद करेंगे। ठीक है, याद रखिएगा 20 का क्यूब बेटा कितना होता है, 20 का क्यूब 8000 होता है। ठीक है, और 21 का जो क्यूब होता है ना वो होता है 9261 होता है। 9200 कितना होता है, 61 होता है। आप इन दोनों को बड़े अच्छे तरीके से याद करेंगे। कारण क्या है, इसके पीछे एक लॉजिक है कि डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिन डिजिट्स पर, तो आप उनको याद करेंगे। तो मैंने आपको बहुत छोटा छोटा काम दिया 2-3। ठीक है, कि आप क्या याद करेंगे, आप 1 से लेकर 35 तक के वर्ग याद करेंगे, 1 से 25 तक के क्यूब याद करेंगे, घन याद करेंगे। 20 का क्यूब 8000 और 21 का क्यूब 9200 बेटा कितना, 61 होता है। ये आपका होमवर्क है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, ध्यान से समझिएगा, ये आपका होमवर्क है। और वैसे इन क्लासेस में होमवर्क होमवर्क का कोई मतलब नहीं होता, लेकिन हम आपकी ईमानदारी पर भरोसा करते हैं। हम आपकी ईमानदारी पर भरोसा करते हैं और हम कहते हैं कि जितने भी लोग पढ़ रहे हैं ना, बड़े ईमानदार लोग हैं। ठीक है, जो काम बोलेंगे वो करके लेके आएंगे। और आप कुछ मत करिए, आप 1 से 35 तक के वर्ग लिख लीजिए, जहां पर भी आप पढ़ते हो उसके सामने लगा लीजिए, उसके सामने चिपका लीजिए। ठीक है, उसके सामने फ्रंट कर लीजिए। बार बार नजर पड़ेगी, आप चीजों को देखते रहेंगे, चीजें याद होती चली जाएंगी। आपको आपको कहीं से भी एक्स्ट्रा कुछ याद करने की कहीं से कोई जरूरत नहीं होगी। याद करने का सबसे अच्छा सिस्टम यही है कि जब आप जहां पर भी चीजों को पढ़ रहे हो वहां पर चीजें लिख के लगा लीजिए। जब आपकी बार बार नजर पड़ेगी वो चीजें याद होती चली जाएगी। आज के पहले बहुत से लोग ऐसे हैं जो हमसे ऑनलाइन क्लास में पढ़ रहे हैं, जो हमसे कतई नहीं मिले। आज के पहले आप हमें जानते थे क्या? जब हम आपके सामने हैं आप हमें बार बार देखेंगे, और फिर किसी भी जगह पर हम अपनी पोस्ट करें, हम आपको बाई फेस मिले या कहीं पर भी मिले तो आप हमें पहचान जाएंगे। यही सिस्टम बिल्कुल पढ़ाई के साथ है कि जब तक हम चीजों को नहीं पढ़ते तब तक चीजें ऐसी लगती हैं कि हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब हमें पता है कि चीजों चीजों को करने से चीजें होनी है, तो हम उन चीजों में इतनी हिलावाली क्यों करेंगे, नहीं करेंगे। और हम आशा भी नहीं करते कि आप हिलावाली करें। बिल्कुल जीरो से चीजों को पढ़ा रहे हैं। यकीन मानिए, आप जब मैथ्स का बैच अभी कुछ दिन रन होगा, मतलब जैसे 2-4-5 दिन होगा, आप अगर डेली वर्कआउट करेंगे तो बड़ा इंटरेस्ट आने वाला है, उसमें कहीं से कोई दो राय नहीं। ठीक है, चलिए हम आपको बताते हैं कि हम आपको नंबर सिस्टम में पढ़ाएंगे क्या। अब हम आपको क्लासिफाई करते हैं कि आखिर नंबर सिस्टम में हम आपको क्या क्या पढ़ाएंगे जिससे पढ़ने वाले हैं आप। ठीक है, तो एक एक पॉइंट को हम डिस्कस कर लेते हैं। अभी तक हमने डिस्कस किया आज की क्लास में कि नंबर्स का क्लासिफिकेशन कैसे होता है, मतलब नंबर्स का क्लासिफिकेशन कैसे होता है, वो संख्याओं का वर्गीकरण किस प्रकार से होना है। अब हम डिस्कस करेंगे कि जो नंबर सिस्टम हमने स्टार्ट किया है उसमें हम आपको क्या पढ़ाने वाले हैं और आप क्या पढ़ेंगे उसमें से। ठीक है, तो चलिए अब एक बार हम ब्रीफली डिस्क्राइब कर लेते हैं कि हमारा जो सिलेबस स्टार्ट होता है संख्या पद्धति का। ठीक है, जो संख्या पद्धति का हमारा सिलेबस स्टार्ट होता है उसके कुछ 8 या 9 बिंदु हैं जिन पर हम काम करेंगे। ठीक है, उन पे 8 या 9 बिंदु हैं जिन पर हम काम करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि 8 या 9 अलग अलग कंटेंट मिलकर एक संख्या पद्धति का निर्माण करते हैं। ठीक है, 8 या 9 कंटेंट मिले होंगे, 9 कंटेंट मिलने के बाद नंबर सिस्टम बना है। तो मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि हम 9 कंटेंटों को एक साथ में पढ़ लेंगे, नहीं। जाहिर सी बात है कि सिस्टम से चीजों को पढ़ेंगे धीरे धीरे करके। तो कुल मिलाकर 9 कंटेंट हमको पढ़ने होंगे, और कुल मिलाकर अगर 9 कंटेंट हमको पढ़ने होंगे, ठीक है, तो उन्हीं के हम पहले कंटेंट की शुरुआत करेंगे। जो बहुत से बेसिक बेसिक चीजें हैं उनकी शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं क्या, ठीक है, हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं अंकीय मान की। ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, ध्यान से समझिएगा, फेस वैल्यू। ठीक है, दो चीजें हैं बेटा,
एक स्थानीय मान है और एक अंकीय मान है। एक स्थानीय मान है और एक अंकीय मान है। तो सबसे पहले हम बात क्या कर लेते हैं, अंकीय मान की बात कर लेते हैं। हम आपसे क्या कहते हैं, हमने कहा कि एक बेटा संख्या लिखी हुई है 73591, 73591 क्या 1 लिखा। हम कहते क्या है, अंकीय मान क्या होता है, अंकीय मान बेटा स्वयं का मान होता है या खुद का मान होता है, खुद का मान, बस समझ लीजिएगा। ठीक है, खुदा का मान नहीं, खुद का मान होता है। ऐसा मत समझ लीजिए खुदा लिखने जा रहे थे तो खुद लिख दिया, नहीं। ठीक है, इट्स वैल्यू, ठीक है, मतलब खुद का मान होता है। ठीक है, तो देखिए अंकीय मान क्या होता है बेटा, अंकीय मान होता है कि जैसे हम आपसे ने लिखा 73,591 में, ठीक है, में हमने कहा आपसे, हमने कहा में तीन का अंकीय मान। और अंकीय मान को अगर अंग्रेजी में बोले तो क्या बोलेंगे बेटा, फेस वैल्यू। क्या बोलेंगे, फेस वैल्यू। फेस मतलब जो सामने दिखता है, जाहिर सी बात है, फेस का मतलब जो सामने दिखता है। ठीक है, तो देखिए सामने तीन का क्या है भाई, तीन ही है, तो तीन का बता दीजिए अंकीय मान भी कितना हो जाएगा बेटा, 3 हो जाएगा। अगर हम आपसे कहते हैं 7 का अंकीय मान, ध्यान से समझो, 7 का अंकीय मान, तो आप कह देंगे 7 का अंकीय मान कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। हम कहते हैं 9 का अंकीय मान, तो आप क्या कह देंगे भाई, 9 का अंकीय मान क्या होगा, 9 निकल करके आ जाएगा। सभी समझ गया। देखिए कुछ है नहीं, मैं छोटे छोटे पॉइंट को भी क्लियर करूंगा आपके। हम जानते हैं आपको ये सब चीजें आती होंगी, आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको ये चीजें आती होंगी, लेकिन मुझे अपना एक ऐसा कोर्स लेकर के जाना है जहां पर कहीं से कोई चीजें ना छूटे। उस क्रम में एक दो मिनट की चीजें हैं जिन्हें हम बता के चलेंगे, जिससे आप सारे एग्जाम्स को कर सके। ठीक है, तो देखिए 9 की अगर बात करें तो 9 का अंकीय मान 9, और 1 का अंकीय मान 1, और 5 का अंकीय मान बेटा कितना, 5 हो गया। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा फेस वैल्यू। ठीक है, तो दूसरा, ये तो फेस वैल्यू समझ में आ गया, अंकीय मान समझ में आ गया। चलो ठीक है, अब देखो हम स्टार्ट क्या करते हैं, अब हम स्टार्ट करते हैं स्थानीय मान। ठीक है, अब हम स्थानीय मान स्टार्ट करते हैं, अब हम स्टार्ट करते हैं स्थानीय मान स्टार्ट करते हैं। देखो आपकी आपकी स्क्रीन पर हो सकता है कि व्हाइट बोर्ड भी दिख रहा हो और वेबकैम भी दिख रहा हो, तो इस समय हम व्हाइट बोर्ड का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तो आप उसे मिनिमाइज कर सकते हैं और आप पूरा बड़ा कर लीजिए स्क्रीन को पूरा बड़ा कर लीजिए, जिससे आप सारी चीजें देख सकते हैं अच्छे से, मतलब बड़ा स्क्रीन हो जाएगा। ठीक है, और इस क्लास को आप लैपटॉप के भी थ्रू देख सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आप लैपटॉप के थ्रू नहीं देख सकते, और वेबसाइट से भी देख सकते हैं, वो हम आपको प्रोसेस पूरा बता देंगे, ध्यान से सुन लीजिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं स्थानीय मान को, स्थानीय मान को, ठीक है, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं प्लेस वैल्यू, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्लेस वैल्यू। ठीक है, क्या बोलते हैं, स्थानीय मान बोलते हैं, जिसे अंग्रेजी में हम प्लेस वैल्यू बोलते हैं। क्लियर हो गई बात, जिसे हम प्लेस वैल्यू बोलते हैं। तो देखो जैसे हमने लिखा कि आखिर प्लेस वैल्यू क्या, हमने लिखा 7264, ऐसा लिखा हमने, 7264 लिखा। हम कहते हैं में दो की प्लेस वैल्यू क्या हो, में दो का स्थानीय मान। ठीक है, स्थानीय मान बोले तो क्या, प्लेस वैल्यू। दो का स्थानीय मान क्या होगा, टू का प्लेस वैल्यू क्या होगा। तो देखिए बेटा क्या, तो क्या करेंगे, सबसे पहले दो के नीचे क्या लिख लेंगे, दो, जहां पर दो लिखा होगा उसके नीचे वही नंबर लिख लेंगे, और भाई बाद में कितने हैं संख्या है, दो संख्या है, तो जीरो लगा देंगे, तो बेटा कितना हो गया, 200 हो गया। तो प्लेस वैल्यू कैसे निकालेंगे, कि जिस भी संख्या की प्लेस वैल्यू पूछेगा, जिस भी संख्या की प्लेस वैल्यू पूछेगा, उस संख्या के नीचे वही संख्या लिख लेंगे। तो देखो दो की पूछा तो दो के नीचे दो लिख लिए, और उसके बाद जितने भी नंबर्स होंगे, जितने भी डिजिट होंगे, उतने जीरो लगा देंगे। तो कितने डिजिट हैं, एक 6 है, दूसरा 4 है, तो 6 के भी नीचे जीरो और 4 के भी नीचे जीरो। अगर हम आपसे कहते किसका भाई, 7 का बताओ, हम आपसे कहते 7 का, तो आप कहते सर 7 के नीचे 7 लिख लीजिए, एक डिजिट, दो डिजिट, तीन डिजिट, तो 1 2 3, तो बेटा कितना आ जाता, 7000 आ जाता। हम कहते हैं आपसे कि 6 का बताओ, 6 का स्थानीय मान बताओ, तो 6 के नीचे बेटा क्या, 6 देख लिए, इसके बाद एक ही डिजिट है, तो कितना हो गया, 60 हो गया। क्लियर हो गई बात आप सभी को, तो आप सभी समझ गए होंगे कि आखिर प्लेस वैल्यू क्या है और फेस वैल्यू क्या है। ठीक है, आप एक बार हेडिंग लगा लीजिए, एक बार हेडिंग लगा लीजिएगा,
जो कल हम कंटेंट आपके लिए स्टार्ट करेंगे, जो कल हम कंटेंट आपके लिए स्टार्ट करेंगे, उसके लिए एक बार हेडिंग लगाइए आप एक बार हेडिंग लगाइएगा, नंबर ऑफ जीरो, शून्यों की संख्या। आप एक बार हेडिंग लगाइए, नंबर ऑफ जीरो, शून्यों की संख्या, जिसे हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। डिस्कस क्या मतलब, कल वहीं से हम चीजों के नंबर सिस्टम के पहले कॉन्सेप्ट को करना शुरू करेंगे, जिसे हम नाम देते क्या है, नंबर ऑफ बेटा क्या, जीरो नाम देते हैं, नंबर ऑफ जीरो। शिवम स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फुल स्क्रीन करके, ये तुम पर दायित्व तो है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जो क्लास चल रही है उसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। अगर हम आपसे कहें तो हम कल स्टार्ट क्या करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे कल नंबर ऑफ जीरो, शून्यों की क्या संख्या, और फिर उसके कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे एक एक करके, मतलब जो भी कॉन्सेप्ट होंगे शून्यों की संख्या से संबंधित, शून्यों की संख्या अर्थात नंबर ऑफ जीरो से संबंधित जो भी चीजें होंगी, हम एक एक कर कर आपको वहीं पर डिस्कस करेंगे। और उनके जितने भी संभावित प्रश्न, विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न, और ये जिस प्रकार से भी जो प्रश्न होंगे, उन सभी प्रश्नों को एक एक करके हम निश्चित तौर पे करेंगे, ठीक है। तो आज के क्लास में इतना ही रखते हैं, और बाकी हम आपको कल से नंबर सिस्टम को बेसिक तरीके से पढ़ाना शुरू करते हैं, मतलब हम कह सकते हैं मतलब एक बेसिक सिस्टम से पढ़ाना शुरू करते हैं। आप सभी को जो होमवर्क दिया गया है, आप सभी उस होमवर्क को अवश्य करिएगा। इंटरनेट बचा के रखा करिए, जिससे क्लास में कोई सी भी प्रकार का कोई भी व्यवधान ना आए। उसके लिए एक ही ऑप्शन है, अगर आप अच्छे इंटरनेट में रहते हैं तो आप कहीं से भी किसी भी समस्या का सामना नहीं करेंगे। एनीवे अगर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो गई तो, बाकी हम आपको मिलते हैं कल की क्लास में। आप सभी को गुड नाइट, ठीक है। और पुनः राष्ट्रीय गणित दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, ठीक है। और आप काम करेंगे ऐसा है, और जब काम करने के बाद चीजें आप अपनी लेवल पर लेकर के जाएंगे, तो वहां पर आपको बहुत ही अच्छे रिस्पॉन्सेस मिलेंगे, ठीक है। बशर्ते आप डेली का डेली काम करिए, ठीक है। और बाकी 13-12 सेकंड का सेशन बचा हुआ है, हम वही वाइंड अप कर देते हैं। गुड नाइट आप सभी।